हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर जोन। आज हम लेकर आए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास किसे कहते हैं और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। आज सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो। ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। ध्यान से इस वीडियो को देखना और साथ साथ नोट्स भी बनाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। ठीक है, एटम क्या होता है, सबसे पहले हम एटम को समझते हैं। तो एटम के बारे में आपको जो चीज जाननी है वो ये है कि एटम मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और एटम कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। ठीक है, और विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है वो कहां पर पार्टिसिपेट करता है, एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एंड डज नॉट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, और अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है एटम। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल HCl फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है H2, देखो वो इस तरीके से HH होगा ना। तो जो ये हाइड्रोजन के एटम्स है इसमें, वो इधर क्लोरीन के एटम्स होंगे। तो हाइड्रोजन के एटम क्लोरीन के एटम के साथ जुड़कर उन्होंने क्या बनाया, HCl। देखो एक हाइड्रोजन का एटम यहां से आया होगा, एक क्लोरीन का एटम इस तरफ से आया होगा, और जब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन हुए तब इन्होंने HCl फॉर्म करा। तो एटम्स ही तो कंबाइन हुए ना आपस में, तभी HCl फॉर्म हुआ इस रिएक्शन में। तो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, और लिखा है कि अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का एटम था, तो प्रोडक्ट में भी तो ये हाइड्रोजन का एटम ही है इसमें। इस साइड में रिएक्टेंट में क्लोरीन का एटम था, तो प्रोडक्ट में भी तो क्लोरीन का ही एटम है। तो मतलब जो एटम है वो चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि क्लोरीन का एटम नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया या हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, क्लोरीन क्लोरीन ही रहेगा। समझ रहे ना। तो एटम्स अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते केमिकल रिएक्शन में। और आप ये भी बोल सकते हो कि एटम हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसका मतलब यह है कि एटम अकेला नहीं पाया जाता है, कहीं पर भी एटम अकेला नहीं मिलेगा। हमेशा एटम जो है वो कंबाइन फॉर्म में मिलता है, एक सिंगल एटम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉलिक्यूल पर। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो मॉलिक्यूल भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन इसका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है ना। मॉलिक्यूल में देखो लिखा है स्मॉलेस्ट यूनिट है ये मैटर की, जो एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली। ठीक है ना। मॉलिक्यूल मैटर का वह छोटे से छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं बात करूं H, हाइड्रोजन का ये एटम है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन H2 मॉलिक्यूल है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो इनके एटम होंगे जैसे H, Cl, O, N, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये एटम्स हैं। और ये H2, Cl2, O2, N2, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस होता है, एटम का नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। ठीक है ना। एटॉमिक मास क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक मास, इसको समझना। तो देखो सबसे पहले जब हमको एटॉमिक मास को डिफाइन करना था एटॉमिक मास को, तो सबसे पहले क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड एटम को सिलेक्ट किया गया। क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है हमारे पास, वो हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, मतलब किसी एक एटम के मास से कंपेयर करते हैं अदर एलिमेंट के मास को, कि वो उससे कितना गुना भारी है।
तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड एटम बनाया गया, जो कि स्टैंडर्ड एटम कौन था? कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब है कार्बन ऐसा जिसका जो मास है वो 12 होता है, ठीक है। तो कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम माना गया, और इस कार्बन 12 का 12th पार्ट लेंगे, 1/12 पार्ट, ठीक है ना, 1/12 पार्ट लेंगे किसका? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का। तो जो ये इन्वर्टेड कोमे में लिखी हुई है क्वांटिटी, इसको स्टैंडर्ड माना गया। इस क्वांटिटी का जितना भी मास होगा, जिसको मैंने डब्बे में बंद करा है, ठीक है ना, ये है स्टैंडर्ड यूनिट 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इसका मास जितना भी होगा, इसके मास से कंपेयर करेंगे हम अदर सभी एलिमेंट के मास को। समझ रहे हैं? जितना मैंने डब्बे में क्वांटिटी बंद करी है ना, ये है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब इसको आप ऐसे समझो रफली कि मान लो मेरे पास ये कार्बन 12 है। देखो एक रफली एग्जांपल से समझाता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। ये मान लो कार्बन 12 है, ठीक है। तो मैं इसके क्या करता हूं, कार्बन 12 के मैं इसके इक्वली 12 पीस कर लेता हूं। देखो इस तरीके से कितने पीस हो गए? 3 3 6 3 9 3 12। तो ये मान लो कार्बन 12 है टोटल, ये है C12। अब इसका अगर मैं C12 का इतने हिस्से की बात करूं, अगर इसके मैं इतने हिस्से की बात करूं जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, तो ये पार्ट कितना है? ये वाला पार्ट। तो ये इस कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है। कार्बन 12 एटम का ये 12वां हिस्सा है, 12th पार्ट है ये, ठीक है। तो इसका जो मास होगा, जितना मैंने रेड से कवर करा है ना, इसका जो मास होगा उसको स्टैंडर्ड यूनिट माना गया। इसके मास से कंपेयर किया जाएगा, इतने कार्बन 12 का जो 1/12वां हिस्सा है, इसके मास से कंपेयर किया जाता है अदर सभी एलिमेंट के मास को, कि इससे कितने गुना भारी है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, देखो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। अगर आपको एक नाइट्रोजन एटम का मास चाहिए, एक नाइट्रोजन एटम का, तो वो पता चला कि कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से का जो मास होता है उसका 14 टाइम्स है। नाइट्रोजन का जो मास है वो जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड यूनिट है, उससे 14 टाइम्स भारी है नाइट्रोजन, 14 टाइम्स, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने ऑक्सीजन का मास को देखा, तो ऑक्सीजन का मास जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है उससे 16 टाइम्स भारी है। ऑक्सीजन 16 टाइम्स भारी है, ठीक है। जब हमने सोडियम का मास चेक किया, तो सोडियम हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू से 23 टाइम्स भारी है, 23 टाइम्स, ठीक है। तो बार बार देखो हमको क्या लिखना पड़ रहा था, जैसे हमने पीछे से दिखाते हैं, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना था? 14 टाइम्स 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। फिर हमने मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम देखा, तो वो 16 टाइम था, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के। मास ऑफ सोडियम एटम की बात अगर करें तो वो 23 टाइम्स हैवियर है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से। तो ये 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम हमको बार बार लिखना पड़ रहा है ना, इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दो, और इसका नाम रखा गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? 1 AMU भी बोल देते हैं। और ये 1 AMU किसके बराबर हमने माना? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के बराबर माना। मतलब जहां जहां पर भी हम लिख रहे थे ना 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, अब उसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा? AMU लिखा जाएगा। तो देखो जब हमने AMU मान लिया इसको, तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना हो गया? 16 AMU हो गया। ये AMU किसकी जगह पर आया, समझ रहे हो? AMU आया है इसकी जगह पर। इसको हमने 1 AMU माना है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को। तो ऑक्सीजन का मास कितना आ गया? 16 AMU आ गया। जब हमने देखा मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो वो कितना आ गया? 14 AMU। जब हमने मास ऑफ सोडियम एटम देखा, एक सोडियम एटम का मास कितना है, तो वो आ गया हमारे पास 23 AMU। समझ रहे हैं? तो हम ये देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। अब इसको देखो रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से के मास से, कि किसी भी एलिमेंट का मास कितने गुना भारी है।
ठीक है ना। जैसे देखो ये नंबर आ रहे हैं ना, हमने कहा कि जो एक नाइट्रोजन एटम का मास है वो 14 टाइम्स भारी है, तो जो ये 14 है यही नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है। जितने गुना भारी होगा वही एटॉमिक मास है। जैसे एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 टाइम्स हैवियर है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आ गया 16। जैसे सोडियम का जो मास है वो 23 टाइम्स हैवियर है, तो ये सोडियम का एटॉमिक मास आ गया 23। ठीक है ना। तो मतलब हम ये देखेंगे किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम से कितने गुना भारी है। जितने गुना भी भारी होगा वही उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। देखो यहाँ पर एटॉमिक मास इज ए नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है? एक नंबर होता है विच टेल्स दैट, जो हमको यह बताता है हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। समझ रहे हो? एटॉमिक मास वह नंबर है जो हमको यह बताता है कि किसी एलिमेंट के एटम का मास, ठीक है ना, कितने गुना हैवियर है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के मास के। ठीक है ना। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के मास से किसी एलिमेंट के एटम का मास कितने गुना भारी है, यह बताता है हमको एटॉमिक मास। या इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल देते हैं, क्योंकि आप इसको कंपेयर कर रहे हो इस वैल्यू से, इसके मास से। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का जो मास है उससे आप कंपेयर कर रहे हो कितने गुना भारी है, इसलिए रिलेटिव वर्ड भी लगा सकते हैं इसके सामने हम। ठीक है। अब देखो हमने 1 AMU किसको मान लिया? 1 AMU हमने माना 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है ना। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का 1/12वां हिस्सा जो है उसको हमने क्या माना? 1 AMU माना। उसके बाद एक डिवाइस होती है हमारे पास, ये एक डिवाइस है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। और ये मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ये उनका मास कैलकुलेट किया जाता है इसके द्वारा, मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। तो इसकी हेल्प से हमने मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का मास निकाल लिया। ठीक है ना। तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है याद कर लेना, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम होता है। ये किसका मास है? एक कार्बन 12 एटम का मास। अगर मैं इसको 12 से देखो डिवाइड कर दूं यहाँ पर, तो मुझे एक AMU की वैल्यू मिल जाएगी ग्राम में। मेरे पास एक कार्बन 12 एटम का मास आ गया। और AMU क्या होता है? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का 12वां हिस्सा होता है। तो इसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 से इसको डिवाइड कर दो, है ना। तो हमको AMU की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो 1 AMU क्या होगा? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, जो कि इतना होता है 1.99 इंटू 10 की पावर -23। अब जब इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये ग्राम में एक AMU की वैल्यू है कितनी? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। और ये याद रखना, इसको 1/Na ग्राम भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। 1/Na ग्राम भी इसको हम लिख सकते हैं। ये 1/Na ग्राम भी इसको हम लिख सकते हैं एक AMU को। तो 1 AMU इक्वल टू क्या होगा? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या फिर 1/Na ग्राम होता है एक AMU। ठीक है ना, एक AMU। और जो यहाँ पर 1/Na आ रहा है ना, यहाँ पर Na क्या होता है? Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रोज नंबर भी इसको हम कहते हैं। ठीक है। अब देखो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 16 AMU था हमारे पास। अब मेरे पास मुझे क्या पता चला? AMU की वैल्यू ग्राम में मुझे पता चल गई कि कितनी होती है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो अगर मैं इस वैल्यू को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ऑक्सीजन एटम का मास आ जाएगा ग्राम में।
तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब मैं अब किसी भी एटम का ग्राम में मास निकाल सकता हूं। नाइट्रोजन का निकालना है तो 14 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मुझे सोडियम का निकालना है तो 23 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मुझे सल्फर का मास निकालना है तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब समझते हैं, यहां पर देखो एक बार मोल को समझते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम मोलर मास को समझेंगे। मोलर मास क्या होता है? तो एक मोल का मतलब होता है ये नंबर, ठीक है ना, इसको याद करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23, ये एक मोल के बराबर होता है। मतलब कोई भी चीज अगर एक मोल बोल दी, इसका मतलब वो इस नंबर के बराबर हो गई इतने पार्टिकल, ठीक है ना। 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल एक मोल के बराबर होता है। ठीक है, अब ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और ये पार्टिकल आयन भी हो सकते हैं। ठीक है ना। और जो ये नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, इसको हम अवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। तो मतलब एक मोल में कितने एटम होते हैं? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। एक मोल में कितने आयन होते हैं? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, अब समझो मोलर मास क्या है। ठीक है ना, मोलर मास, इसका दूसरा नाम है ग्राम एटॉमिक मास। और इसको ग्राम एटॉमिक मास क्यों कहते हैं, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी अगली स्लाइड में। ठीक है, तो मोलर मास समझो क्या है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। ठीक है ना, एक मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में जो होता है उसको हम बोलते हैं मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, ठीक है, मोलर मास कहलाता है। अब जैसे देखो, मुझे मोलर मास निकालना है ऑक्सीजन एटम का, मोलर मास निकालना है ऑक्सीजन एटम का। तो मोलर मास का मीनिंग क्या है? मतलब जो एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास होगा वही तो मोलर मास कहलाएगा। मोलर मास होता है एक मोल एटम का मास ग्राम में, है ना। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अब एक मोल में कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के? Na के बराबर होंगे। तो अगर मैं ऑक्सीजन के एक एटम के मास को, ऑक्सीजन के एक एटम के मास को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एक मोल का ही तो मास आएगा। भाई एक एटम ले लो ऑक्सीजन का और उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक मोल ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे ना। तो एक मोल ऑक्सीजन एटम को मैंने लिख लिया मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इनटू अवोगाड्रो नंबर। अब मुझे एक ऑक्सीजन एटम का मास पता है कितना होता है, 16 AMU होता है इनटू अवोगाड्रो नंबर। और अभी बताया था AMU को हम क्या लिख सकते हैं? AMU को लिख सकते हैं 1/Na ग्राम। तो 16 की जगह पर 16 ही रखा और AMU की जगह पर 1/Na ग्राम लिख दिया और इनटू अवोगाड्रो नंबर। अब आप यहां से देखो, ये अवोगाड्रो नंबर से अवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? 16 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो ये मोलर मास आ गया ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो एटॉमिक मास जो था ना ऑक्सीजन का वो कितना था? 16 AMU और मोलर मास कितना है? 16 ग्राम। तो केवल यूनिट चेंज होती है एटॉमिक मास और मोलर मास में। एक बार यहां पर समझो, पता चलेगा। ये हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है, मैंने यहां पर लिखा है 16 AMU और यहां पर लिखा है 16 ग्राम। तो दोनों में क्या फर्क है? तो अगर 16 AMU लिखा है तो इसका मतलब है कि ये मास है एक ऑक्सीजन एटम का, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो 16 AMU क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। और 16 ग्राम का मतलब क्या है? जब ग्राम लग जाती है यूनिट तो वो मास होता है एक मोल ऑक्सीजन एटम का। 16 ग्राम क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? मोलर मास भी बोल देते हैं। मतलब एटॉमिक मास और मोलर मास बराबर होते हैं, बस यूनिट का फर्क है। अगर AMU यूनिट लिखी हुई है तो एटॉमिक मास है, मतलब एक एटम का मास, और यदि यूनिट ग्राम लिखी हुई है तो वो एक मोल का मास है, मतलब मोलर मास। तो इसी तरीके से मुझे अगर मोलर मास नाइट्रोजन का निकालना हो तो देखो एटॉमिक मास 14 था तो AMU की को हटा के ग्राम लिख दिया उसकी जगह पर, तो 14 ग्राम क्या गया? 14 ग्राम मोलर मास आ गया नाइट्रोजन का।
अगर मुझे मोलर मास निकालना है सल्फर का तो वो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। अगर मोलर मास निकालना है सोडियम का तो वो 23 ग्राम हो जाएगा। तो आपको एएमयू को हटा के उसकी जगह पर ग्राम लगाना है तो वो मोलर मास आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मोलिकुलर मास क्या होता है। तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम का मतलब जोड़ना है एटॉमिक मासेस के, एटॉमिक मासेस को एलिमेंट्स के, है ना। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सब के एटॉमिक मास का सम कर लो तो वो कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। अभी निकालना सीखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो उससे पहले आप कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास याद कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, बेरिलियम का 9 है, बोरोन का 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 19 है। उसके बाद नियोन का 20 होता है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, एल्यूमिनियम का होता है 27, सिलिकॉन का होता है 28, फॉस्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, ऑर्गन का होता है 40, पोटेशियम का होता है 39, कैल्शियम का होता है 40, क्रोमियम का होता है 52, मैग्नीज का होता है 55, आयरन का होता है 56, कॉपर का होता है 63.5 और जिंक का होता है 65। इसके अलावा ये याद करना, ब्रोमीन का होता है 80, सिल्वर का होता है 108, आयोडीन का होता है 127 और बेरियम का होता है 137, गोल्ड का होता है 197, मरकरी का होता है 200 और लेड का होता है 208। तो ये वो सब एटॉमिक मासेस हैं जो आपको लर्न करने हैं, जो बहुत ज्यादा कॉमन है और बार बार इन्हीं का यूज होता है। तो ये सभी एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। अब हम सीखते हैं, देखो किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है वाटर। तो देखो कैसे निकालोगे वाटर का। वाटर में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो आप लिखना 2 × 1। क्या लिखेंगे, 2 × 1। और इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 1, तो यहां पर आप लिखो 2 × 1। ये तो हो गया हाइड्रोजन का मास, प्लस ऐड करना है हाइड्रोजन के मास को और ऑक्सीजन के मास को। तो ऑक्सीजन तो 1 ही है और इंटू ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। तो इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब देखो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, तो लिखो 1 × 1, प्लस नाइट्रोजन भी कितना है, 1 है, तो 1 × 14। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो ये आएगा 3 × 16। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 63। नेक्स्ट देखो HCl, हाइड्रोजन कितने इसमें, 1 है, तो 1 × 1, 1 हाइड्रोजन है और मास भी 1 होता है, प्लस क्लोरीन भी 1 है, तो 1 × 35.5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 36.5 आ जाएगा आंसर। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2 है, तो 2 × 1, सल्फर कितने हैं, 1 है, तो 1 × 32। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 4 है, तो 4 × 16। इस तरीके से हम इसका लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 98। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। नेक्स्ट है HClO4। तो हाइड्रोजन कितने इसमें, 1 है, तो 1 × 1। फिर क्लोरीन कितने हैं, 1 है, तो 1 × 35.5। फिर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो 4 × 16। ऐसे करेंगे तो ये आएगा आपका 1, यहाँ पर आ जाएगा 35.5 और ये आ जाएगा आपका 64। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0.5, 4, 9, 10, 1, 7, 7 और 3, 10, तो 100.5 इतना आ जाएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इसमें देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन है 2, तो इसमें आप लिखना 2 × 12। कार्बन का मास 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं,
तो देखो 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 4 है, तो 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मास होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन है, तो लिखो 2 इंटू 16। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 60 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ये है तुम्हारा ग्लूकोज। फॉर्मूला याद रखना, नाम भी याद रखना, C6H12O6 फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। तो कार्बन 6 इसमें, तो लिखो 6 इंटू 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है तो 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 6 है तो 6 इंटू 16। इस तरीके से लिखेंगे, इसको सोल्व कर लेना, 180 आएगा आंसर। ये फॉर्मूला होता है यूरिया का, है ना, NH2CO NH2 यूरिया कहते हैं इसको। अब इसमें नाइट्रोजन देखो कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, तो लिखो 2 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 कार्बन है देखो इसमें, तो 1 इंटू 12 और ऑक्सीजन भी 1 है, तो इसमें लिखेंगे हम 1 इंटू 16। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये भी तुम्हारा 60 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, C12H22O11, ये है सुक्रोज। ये फॉर्मूला है सुक्रोज का, या खाली सुगर भी बोल देते हैं इसको, सुगर। तो देखो इसमें 12 कार्बन है, तो 12 इंटू 12 ही कर देंगे क्योंकि एक कार्बन का मास भी 12 होता है। हाइड्रोजन है 22, तो 22 इंटू 1 कर देंगे, और प्लस ऑक्सीजन है 11, तो 11 इंटू 16 कर देंगे। इसको सोल्व करना तो ये आएगा 342। इसका नाम होता है बच्चों ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ये फॉर्मूला याद कर लेना, C2H2O4.2H2O, और वाटर साथ में जुड़े हैं तो ये हाइड्रेटेड है। जब वाटर मॉलिक्यूल साथ में जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। ठीक है ना। अब इसका मास निकालो, इसमें 2 कार्बन है तो 2 इंटू 12 करेंगे, प्लस हाइड्रोजन भी इसमें 2 है तो 2 इंटू 1, ऑक्सीजन देखो कितने 4 है, तो इसमें हम लिखेंगे 4 इंटू 16। और देखो वाटर का भी हमने निकाला था, वाटर का मास होता है 18 और वाटर कितने 2 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 18। तो जब आप इसको सोल्व करोगे वैल्यू को तो ये आएगा तुम्हारा 126। एक बार चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। ये 24 प्लस ये 2 प्लस ये आएगा 64 और प्लस ये आएगा 36। तो इसको ऐड करो, 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 4 16, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और 6 10, 10 और 2 12। ठीक है ना, 126 आ रहा है। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो देखो इसमें 4 पोटेशियम है तो 4 इंटू 39 ऐसा लिखेंगे, फिर प्लस इसमें 1 आयरन है तो 1 इंटू 56 करेंगे। फिर आप इसमें देखो 6 कार्बन है, क्योंकि CN ब्रैकेट में लिखा है ना, तो 6 ही कार्बन हो जाएंगे और 6 ही नाइट्रोजन। इस 6 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इस 6 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो ये होगा तुम्हारा 6 इंटू 12 और प्लस 6 इंटू 14। तो ये वैल्यू आप सोल्व कर लेना, इसका भी आंसर तुम्हारा आ जाएगा फिर। ठीक है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है हाइड्रेटेड, तो 1 मैग्नीशियम है इसमें तो 1 इंटू 24 लिखना, फिर 1 सल्फर है तो 1 इंटू 32 लिखेंगे, फिर आपका 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16 लिखेंगे, और 7 वाटर है तो आप लिखना 7 इंटू 18। वाटर का मास 18 होता है, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर करके ऐड करना, तो इसका भी आंसर आपको खुद से निकाल लेना है। ठीक है, और ये होमवर्क है तुम्हारा K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस 24H2O। ये फॉर्मूला है पोटास एलम का, और हिंदी में इसको फिटकरी भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसका आप मोलर मास निकालिए और फिर उसको कमेंट में लिखकर मुझे बताइए आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज सुनो, यूनिट की बात करते हैं। जैसे ये वाटर है, ठीक है, तो मैंने वाटर का मास निकाला 18 और उसके सामने लिख दिया मैंने U, तो U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। U को बोलते हैं यूनिफाइड मास, और जो ये यूनिफाइड मास है
ये AMU के ही इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। AMU जो है जनरली वो एटम्स के लिए यूज होता है और यूनिफाइड मास जो है U वो आपका मॉलिक्यूल के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेम बात है, AMU या फिर यूनिफाइड मास। तो 18U का मतलब क्या है, ये मास है एक वाटर मॉलिक्यूल का, एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का मास है 18U। और 18 ग्राम का मतलब क्या है, अगर मैंने यूनिट ग्राम लिख दी तो ये है मास ऑफ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास भी बोलते हैं। और देखो यहाँ पर चूंकि मोलिकुलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो हम इसको ग्राम मोलिकुलर मास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब भी यूनिट ग्राम आ जाए तो समझ जाओ वो 1 मोल का मास है, और AMU या U लिखी हुई है तो वो एक मॉलिक्यूल का या एक एटम का मास है, ठीक है। ये बात ध्यान रखोगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, कैलकुलेट इट्स मोलर मास। आपको एक एलिमेंट के, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास गिवन है और मोलर मास पूछ रहा है, तो आपको एक एटम का मास गिवन है, मोलर मास निकालना है, मतलब 1 मोल का मास। और 1 मोल में कितने एटम होंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो सिंपल इस मास को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हम लिखेंगे मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास आपको गिवन है इतना। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है मास ऑफ 1 एटम इंटू Na, ठीक है ना। एक एटम के मास को Na से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास आ जाएगा। तो एक एटम का मास तुमको इतना गिवन है और Na की वैल्यू इतनी होती है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4 ग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। यहाँ पे तो जो मोल्स के फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक मोल जो होता है, एक मोल वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल के बराबर होता है। मतलब एक मोल का मतलब होता है ये नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतने पार्टिकल होते हैं एक मोल, और ये पार्टिकल का मतलब क्या है, इतने एटम भी हो सकते हैं। मतलब एक मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम, या फिर इतने मॉलिक्यूल, या फिर इतने आयन, एक मोल है ना। अब ये मोल का पहला फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत बार ये यूज होता है फॉर्मूला। तो मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर आप मास को, जो गिवन मास होगा उसको मोलर मास से डिवाइड कर दे तो मोल आ जाते हैं तुम्हारे पास। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे 90 ग्राम H2O, तुम्हारे पास 90 ग्राम H2O है, तो मोल बताओ कितने हैं। तो हम मोल का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर मास को W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना गिवन है आपको 90, और मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, तो 90 अपॉन 18 कितना हो गया 5 मोल। तो 90 ग्राम वाटर 5 मोल के बराबर होगा। एक एग्जांपल और समझो, जैसे 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तुम्हारे पास, ठीक है ना, इसके मोल बताने कितने होंगे। तो मोल का फॉर्मूला लगाओ मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना हो गया 4, और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का निकालोगे तो 100 आएगा वो, तो 4 अपॉन 100 करोगे तो ये 0.04 मोल आ जाएगा। इस तरीके से आप मास अगर गिवन हो तो मोल निकाल सकते हो। ये दूसरा फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में है। तो मोल इक्वल टू होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर आप गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो तो तब भी मोल निकल जाएंगे, और फिर से पार्टिकल की जगह पर आप एटम ले सकते हो, मॉलिक्यूल ले सकते हो, या फिर आयन ले सकते हो। ये दूसरा फॉर्मूला है, याद रखना। एक फॉर्मूला और होता है वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। तो मोल इक्वल टू होता है गिवन वॉल्यूम, और देखो गिवन वॉल्यूम किसमें, लीटर में। अगर आपको वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो डिवाइड करोगे 22.4 से, और यदि आपको ये वॉल्यूम ml में गिवन हो, ml में, तो डिवाइड करोगे 22,400 से, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मोल का फॉर्मूला है वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, यदि वॉल्यूम आपका लीटर में हो, और यदि ml में है तो फिर डिवाइड करोगे 22,400 से, ठीक है।
अब इस एक फ्लो चार्ट भी देख लो आप, ये बहुत आसान है। अगर तुमको मान लो मोल, यहाँ पर मैंने बीच में मोल लिखे हैं, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा है ग्राम में, या फिर आप यहाँ पे मास भी लिख सकते हो, ठीक है, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम लिख दो, या फिर ये मास है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर तुमको मोल गिवन हो और तुम्हें मोल से क्या निकालना हो, मोल से तुम्हें निकालना हो मास, तो आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, एम का मतलब है मोलर मास। और यदि तुमको मास गिवन है और मोल निकालने हैं तो आप डिवाइड कर दो मोलर मास से, ठीक है। अब इस तरफ आ जाओ, अगर तुम्हारे पास मोल गिवन है और तुम्हें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो अवोगैड्रो नंबर से, Na से मल्टीप्लाई कर दो। और यदि नंबर ऑफ पार्टिकल तुम्हारे पास है और मोल तुम्हें निकालने हैं तो डिवाइड कर दो अवोगैड्रो नंबर से। तीसरा देखो, अगर तुम्हारे पास मोल है और तुम्हें वॉल्यूम निकालना है लीटर में, तो मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से। और यदि तुम्हारे पास वॉल्यूम है तो उसको डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से, तो मोल आ जाएंगे। तो ये भी फ्लो चार्ट है। मान लो अगर तुम्हें मास गिवन हो और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो, यहां से तुम्हें सीधा यहाँ पे जाना है, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, मास से नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो अगर मास गिवन है, पहले मोलर मास से डिवाइड करो, मोल निकलेंगे, और फिर Na से मल्टीप्लाई कर देना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएंगे। समझ रहे हो? अगर तुम्हें मास से वॉल्यूम निकालना हो तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो मोल से होके जाना पड़ेगा। तो ये फ्लो चार्ट है, याद कर लो, इसको बहुत काम आता है क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट, ये समझो। जैसे मुझे दिया हुआ है 5 मोल H2O मॉलिक्यूल है मेरे पास, H2O मॉलिक्यूल होता है ना, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल है मेरे, वाटर मॉलिक्यूल के 5 मोल है मेरे पास, 5 मोल वाटर है। तो अगर मुझे निकालना हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो मोल मेरे पास है और मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो, तो फ्लो चार्ट को देखो, मेरे पास मोल है और मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा अवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे 5Na, 5 मोल हो गए भाई, क्या करेंगे, मोल इंटू अवोगैड्रोस नंबर, तो मोल कितने हैं 5 और अवोगैड्रो नंबर कितना है Na, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए 5Na। लेकिन अगर मुझे निकालना हो नंबर ऑफ एटम, अगर मुझे निकालना हो नंबर ऑफ एटम और गिवन क्या थे मुझे मॉलिक्यूल, तो आप ये चेक करो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। तो नंबर ऑफ एटम अगर निकालने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 5Na क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था, ठीक है ना, 5Na मॉलिक्यूल थे तुम्हारे पास और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 5Na मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15Na आ जाएगा नंबर ऑफ एटम। तो अगर तुमको मान लो मॉलिक्यूल गिवन हो और एटम पूछा गया हो क्वेश्चन में, तब ऐसे करना है। मॉलिक्यूल अगर गिवन है तो अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही आएगा, फिर एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो नंबर ऑफ एटम निकल जाएंगे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो, जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 9.8 ग्राम H2SO4, ठीक है ना, आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं 9.8 ग्राम H2SO4 में। तो नंबर ऑफ एटम निकालने, देखो, और मास गिवन है, तो पहले मोल निकलेंगे, तो आप मोल का फॉर्मूला लगाओ, मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है 9.8 और मोलर मास H2SO4 का 98 होता है, तो मेरे पास मोल निकल गए 0.1 मोल आ गए। अब मैं, चूंकि H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालूंगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब फॉर्मूला होगा मोल की मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो मोल आ गया 0.1 और Na तो है ही है मेरे पास, तो 0.1 Na आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम क्या होगा, नंबर ऑफ एटम होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और इनटू, आप ये देखो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो मैंने यहाँ लिखा है एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 7 एटम है, देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो कितने एटम हो गए, 7 एटम हो गए। तो मेरे पास एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 0.1 Na है,
तो इस अगर मुझे नंबर ऑफ एटम निकालने हो तो 0.1 Na की मल्टीप्लाई 7 से कर दो तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम निकल जाएंगे। और यहाँ पर वो इंडिविजुअल एटम भी पूछ सकता है, जैसे अगर आपसे पूछेगा कि आप 9.8 ग्राम H2SO4 में हाइड्रोजन के एटम बताओ कितने हैं, समझ रहे, तो मॉलिक्यूल तो यहाँ तक तो आप निकालोगे ही। अब एक H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछता तो इसकी मल्टीप्लाई फिर 7 से ना करके 2 से करते। अगर पूछता कि 9.8 ग्राम H2SO4 में कितने सल्फर है, तो एक मॉलिक्यूल में तो एक ही सल्फर है, तो फिर एक से ही मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर सल्फर एटम पूछता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ सल्फर एटम बराबर होंगे। और अगर ये पूछेगा कि 9.8 ग्राम H2SO4 में ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर तो उसने पूछा है नंबर ऑफ एटम, मतलब वो टोटल पूछ रहा है। कैलकुलेट द, यहाँ पर लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ एटम इन 9.8 ग्राम, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई करी। तो वो इंडिविजुअल एटम भी पूछ सकता है। अगर हाइड्रोजन के एटम पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर के एटम पूछेगा तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन के एटम पूछेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से। अब मैं एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दे देता हूं, जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ये बताना है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितने होंगे, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितने होंगे, और 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन कितने होंगे। तो पहले तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, फिर उसकी मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो कैल्शियम के नंबर आ जाएंगे। अब देखो कार्बन भी एक ही है, तो जितने मॉलिक्यूल आएंगे मतलब उतने ही कार्बन होंगे, उतने ही कैल्शियम होंगे। और जितने मॉलिक्यूल आएंगे उसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तब पता चलेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंडिविजुअल एटम के नंबर बताने हैं कितने होंगे 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में। ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से ट्राई करना। तो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, बड़े इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले बताए हैं, फ्लो चार्ट बताया है मोल कॉन्सेप्ट के लिए, और एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो शायद इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको परसेंटेज निकालना बताऊंगा कि किस तरीके से परसेंटेज हम निकालते हैं किसी भी फॉर्मूले में। किसी एलिमेंट का अगर परसेंटेज निकालना हो, एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करेंगे और स्टोकियोमेट्री की बात करेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट बताऊंगा उसमें क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।